नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। बहू की एस्ट्रोलॉजी सास को तो समझ में नहीं आती, लेकिन मोहल्ले वाले। अरे रमा जी, कहाँ है आपकी बहू रानी? बुलाइए ना, जरा पूछे कि बेटी को बेटा क्यों नहीं हो रहा। अरे खुद को उसे तो पता नहीं कि बेटा कब होगा, लेकिन आपको बड़ा भरोसा है जी। तभी रिया आ जाती है। अरे शर्मा आंटी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना राधा, मेरी बेटी 3 बेटियों की माँ बन गई है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा। फोन आया था उसका, बोल रही थी कि भाभी से पूछिए ना एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। रुकिए, मैं अभी लैपटॉप में देखकर बताती हूँ। लैपटॉप में देखकर भी बेटा पैदा हो जाता है क्या बहू? माँ जी, आप भी ना। ग्रह नक्षत्र की चाल देखूंगी, क्या कह रही है राधा के बारे में। हाँ हाँ बेटा, देखना जरा। फिर बेल बजती है। हाँ जी, आप कौन? अब मेरा नाम रवि है, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। मैंने सुना यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर रहता है। हाँ जी, आ जाइए आप भी। माँ जी, चाय ले आइए ना सभी के लिए। देखिए आंटी, आपकी बेटी के भाग्य में बेटा तो है, लेकिन 2 साल बाद। लेकिन इसकी तो पहली बेटी ही इतनी लकी है कि नाम रोशन कर देगी। पर हाँ, लड़का हुआ ना तो जीवन में दाग लग सकता है। दाग? कैसा दाग? जैसे वो किसी का खून कर दे या फिर चोर बन जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है 3 लड़की के बाद होने वाला लड़का ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। ओहो बहू, ये तो अच्छी बात बता दी तुमने। मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कौन और यहाँ का पता किसने दिया?
जी, नीरज नाम है मेरा। मेरा दोस्त है ना अजय। अच्छा अच्छा, अजय भैया के दोस्त हैं आप, बताइए ना। अब वो क्या है ना, आपने उनको जो डेट बताई थी उसी दिन उनकी नौकरी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूँ कब तक नौकरी लगेगी। क्या है ना, 2 महीने से खाली बैठा हूँ। ओहो, ये बेरोजगारी भी ना, मैं भी शादी से पहले 2 साल खाली बैठी थी। कुछ था नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का कोर्स कर लिया। वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ तो? बहू लैपटॉप पर देखती है और फिर फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम्हारे पास तो नौकरी है और तुम बोल रहे हो कि बेरोजगार हो, कैसे? अरे आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, मैं ये नौकरी बदलना चाहता हूँ। अरे तो ऐसे कहिए ना। देखिए, नई नौकरी के संयोग इस साल तो नहीं है। लड़का वहां से चला जाता है। पास खड़ी सास कहती है, वाह बहू वाह, ये क्या लगा रखा है, तुझसे मिलने अब मोहल्ले के लड़के भी आएंगे। माँ जी, ये मेरा काम है। अरे वो अजय भैया के दोस्त थे। देख बहू, मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल से तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। माँ जी, ये मेरा शौक है। मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद करती रहती हूँ तो मन लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ना, सास के सामने किसी की नहीं चलती। मैं जानती थी ये विद्या मुझे बंद करनी ही पड़ेगी। अरे जब जानती थी तो क्यों टाइम बर्बाद कर रही थी? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही मेरे इस काम को खुद शुरू करने के लिए कहेंगी। अरे बहू, कहीं पागल तो नहीं हो गई ना तू? मैं तुझे क्यों कहूंगी कि तू ये लोगों को पागल बनाने का काम कर। तभी डोरबेल बजती है और घर के अंदर एक महिला आती है और बहू से कहती है, अरे आप धन्य हैं, मैं तो कहती हूँ आप धरती पर भगवान का रूप है। ये लीजिए मिठाई। यानी आपके पति की नौकरी लग गई? हाँ जी, और पहले से भी ना बहुत अच्छी लगी है। वो क्या है, हम लोग तो अब अमेरिका जा रहे हैं। सास दोनों को देखती रह जाती है। फिर उसके जाने के बाद, लीजिए खाइए, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, 800 रुपए किलो। खाइए खाइए, अब तो आगे से वैसे भी खरीद कर खानी पड़ेगी। अरे मंजूर है, लेकिन तेरा यूं लोगों के बीच बकवास करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता किस दिन कौन सर पर चढ़ जाए। माँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर सुना था, लेकिन बहू की प्रतिभा को यूं कम आंकना ठीक नहीं है। अरे हाँ, सब ठीक है। रात को पति घर आता है। अरे रिया, कैसा रहा दिन? आज कितनों के भूत भविष्य संभाली है। अरे आपको नहीं पता, आपकी माँ ने मना कर दिया है। अरे क्यों भला, क्यों मना कर दिया माँ ने? इतना सही तो कर रही थी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो हवा में उड़ती बात होती है। उन्हें मेरी विद्या पर भरोसा ही नहीं है। तुम बात क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ बात, दीदी चली जाए उसके बाद। क्या दीदी आ रही है? कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो मैं ना भूल गया, माँ को बताया था, सॉरी। खैर, पति का सॉरी सुनना ही तो हर औरत का सपना होता है। तो कहानी में आगे। हाय रे माँ, यहाँ आकर ही सुकून मिलता है, नहीं तो जीवन में कितने टेंशन है। क्यों दीदी, क्या टेंशन है? माँ ने तो बताया कि आपकी जिंदगी में बड़े ऐश हैं। सास ससुर सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और जीजा जी भी। माँ, तूने भाभी को कभी बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, ये अपना लैपटॉप खोलकर ढोंगी बाबा बन जाएगी। अरे कुछ भी मत बोलना इसके आगे। छोड़िए दीदी आप माँ की बातों को, मुझे बताइए क्या समस्या है? सही कहा भाभी, मैं वैसे भी आप सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ती। वो क्या है ना भाभी, अब तक कोई बच्चा नहीं होने के कारण घर पर सभी परेशान रहते हैं और अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? देखा इसकी हरकत। चलिए मैं बताती हूँ कि कब होगा बच्चा आपको। रिया फटाफट कंप्यूटर लेकर बैठ जाती है और फिर, दीदी अगले महीने आपको बच्चा कंसीव होगा और फरवरी में वो आपकी गोद में होगा। वो क्या है ना, बच्चे वाली लाइन आपकी अब बनी है।
देखो, बाबा पाखंडीनाथ ने क्या कहा, अब तो तू चिंता छोड़ ही दे। लेकिन ये क्या, बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर बच्चा होने के बाद। क्यों सासू माँ, कौन सा महीना है? फरवरी बहू, सही कहा था तूने। जिसे 5 साल से बच्चा नहीं था, तूने तो सच भविष्यवाणी कर दी। अरे मान गए बहू। तभी बेटा आ जाता है मुंह लटकाए। अरे अब तुझे क्या हो गया, मामा बना है, खुश हो जा। माँ, मेरी नौकरी छूट गई है अचानक से, समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। उसकी चिंता ना कर। माँ, क्या हो गया? वो बोल रहे हैं कि नौकरी छूट गई है और आप कह रहे हैं कि चिंता ना कर। हाँ, क्योंकि तू है ना, कल से तेरा काम शुरू बहू। और अगले दिन घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, रिया एस्ट्रोलॉजी सेंटर। किसी भी तरह की हो समस्या, समाधान सिर्फ 1000 रुपए में। माँ जी, मैंने ये भी कहा था ना कि मेरे काम को आप ही वापस शुरू करवाएंगी।